हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 19 सितंबर से लेकर 25 सितंबर 2022 तक का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। इसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है करंट अफेयर में, उसकी बात करते हैं। तो अभी हाल ही में 8 चीते मंगाए गए हैं। 8 चीते कहाँ से मंगाए गए हैं? ये आए हैं नामीबिया से। तो इन 8 चीतों को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों के लिए एक सौगात दी है। और ये जो 8 चीते हैं ये मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ये 8 चीते छोड़े गए हैं जो कि नामीबिया से लाए गए हैं। तो देखिए, कुछ इससे स्टैटिक पॉइंट्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांसेस हैं क्योंकि 70 साल बाद भारत में चीता आ रहे हैं। तो इनसे कुछ रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट है वो हम कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? नामीबिया की, जहाँ से ये चीते लाए गए हैं। जो नामीबिया है यहाँ की कैपिटल क्या है, यानी कि राजधानी? तो यहाँ की कैपिटल है विंडहोक। क्या है कैपिटल? विंडहोक। इसके बाद बात करते हैं यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं हेग गेनगोब। कौन है? हेग गेनगोब। इसके बाद यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं सारा पुगोनगेलवा। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ की करेंसी कौन सी है। नामीबिया की करेंसी क्या है? तो ये है नामीबियन डॉलर। नामीबियन डॉलर आपको याद रखना है। और इसके अलावा यहाँ पे साउथ अफ्रीकन रैंड भी चलती है, साउथ अफ्रीकन रैंड। तो ये स्टैटिक पॉइंट आपको नामीबिया से याद रखने हैं। इसके बाद ये जो 8 चीते हैं ये मध्य प्रदेश के श्योपुर में है। कौन सा? कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना की गई थी 1981 में। तो ये 8 चीते यहाँ पे छोड़े गए हैं और ये है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का भी स्टैटिक आपको याद होना चाहिए। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज सिंह चौहान जी। जो यहाँ के राज्यपाल हैं ये हैं मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल। और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो आपको नामीबिया और ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का हाल ही में संपन्न हुआ है। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो शिखर सम्मेलन है 2022 का, ये भारत में ही हुआ है। भारत में कहाँ हुआ है? भारत में ये हुआ है ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया है। और अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है कि ये डेयरी महासंघ, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इससे रिलेटेड भी आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले जो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स कहाँ है? ब्रुसेल्स है बेल्जियम में। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1903 में। और प्रेजेंट में यहाँ के अध्यक्ष कौन है, यानी कि प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं पियर क्रिस्टियानो ब्राज़ेल। कौन है? पियर क्रिस्टियानो ब्राज़ेल। तो ये आपको नाम याद रखना है। इसके अलावा ये जो सम्मेलन हुआ है 2022 का, ये जो समिट हुआ है, इसके लिए एक थीम रखी गई थी। थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो थीम भी याद रखिएगा। थीम रखी गई है डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। 2022 की है ये। क्या है थीम? डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। तो ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, या तो कहीं पे इसको नोट कर लीजिएगा या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभी हाल ही में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है भारत सरकार की तरफ से, यूजीसी ने, यानी कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि जो भी डिस्टेंस लर्निंग वाले प्रोग्राम होते थे, ऑनलाइन पाठ्यक्रम होते थे, तो ऐसे पाठ्यक्रम जो कि मान्यता प्राप्त संस्थानों के द्वारा दिए जा रहे हैं, तो ऐसे
ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को अब परंपरागत डिग्री के बराबर माना जाएगा। यानी कि जो ऑनलाइन डिग्री कोर्स होता था यह जो परंपरागत डिग्री होती है इसके बराबर मानी जाएगी। कंडीशन ये रखी गई है कि जो ऑनलाइन डिग्री कोर्स है ये मान्यता प्राप्त संस्थानों से होने चाहिए। इसके बाद अफ़गानिस्तान से न्यूज़ है। अफ़गानिस्तान में एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज हो रही थी जहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया, जिसके दौरान यहाँ पे एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और इस हादसे में 3 तालिबानी लड़ाकों की मौत भी हो गई है और 5 लोग यहाँ पे घायल हुए हैं। तो ये जो हादसा है ये अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भारत और यूक्रेन की न्यूज़ है। तो यूक्रेन में जो सिचुएशन आप सभी को पता है, रसिया और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है, तो युद्ध से प्रभावित यूक्रेन के लिए अभी हाल ही में भारत ने वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके मदद के लिए मानवीय सहायता भेजी है, जैसे कि जो भी ज़रूरी दवाएं हैं, उसके अलावा खाने पीने की चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं भारत की तरफ से यूक्रेन को। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भारत में जो राजदूत हैं, भारत के जो राजदूत हैं कहाँ पे, यूक्रेन में, इन्होंने दी है। तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो भारत के यूक्रेन में राजदूत हैं हर्ष कुमार जैन जी, हर्ष कुमार जैन, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है। इसके बाद एक और न्यूज़ है भारत और रसिया के बीच में। तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भारत जो है बहुत ही जल्द रशिया के साथ अपनी जो मुद्रा है यानी कि रुपया, तो रुपया में व्यापार शुरू करेगा। कौन? भारत रशिया के साथ रुपये में व्यापार शुरू करेगा बहुत जल्दी। तो अब रसिया की बात हुई है तो कुछ स्टैटिक यहाँ से भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले रशिया की जो राजधानी है ये है मॉस्को, और यहाँ पे करेंसी की बात हो रही है तो करेंसी ज़रूर याद रखिएगा। तो भारत की करेंसी है इंडियन रुपीज़, ये तो सभी को पता है। और जो रसिया है यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है रशियन रूबल, ठीक है, रशियन रूबल, ये है करेंसी कहाँ की? रशिया की। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट हैं रशिया के, काफ़ी ज़्यादा जाने माने व्यक्ति हैं, नाम आपने सुना होगा, कई बार आपको याद भी होगा। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं ये हैं व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। तो आपको रशिया से ये स्टैटिक पॉइंट भी याद रखने हैं। इसके बाद देखते हैं चर्चा में कौन कौन रहे हैं। तो सबसे पहले है सुएला ब्रेवरमैन। तो ये चर्चा में क्या है? एक्चुअली में ये भारतवंशी हैं और ये ब्रिटेन में गृह मंत्रालय संभालेंगी, इस कारण से चर्चा में है। तो इनका आपको नाम याद रखना है, सुएला ब्रेवरमैन। इनको गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, कहाँ पे? ब्रिटेन में। इसके बाद डेनमार्क की न्यूज़ है। तो सबसे पहले तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय, इनका हाल ही में निधन हो गया था। तो इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए डेनमार्क की जो रानी है मार्गरेट, डेनमार्क की रानी है मार्गरेट, तो इन्होंने ब्रिटेन की महारानी को श्रद्धांजलि देने के लिए यूरोपीय राजशाही का 50 साल पुराना होने के उपलक्ष्य में एक जश्न होने वाला था, उसको स्थगित कर दिया है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आप याद रखिएगा, ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय, इनका हाल ही में निधन हुआ है। इसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ है। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में 1.4 करोड़ यानी लगभग 1.5 करोड़ साल पुराना कोरल रीफ मिला है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया है उसमें लगभग 18% यानी कि 18% जो हिस्सा है ये रेगिस्तान है, और इस ज़मीन पे बताया जाता है कि पहले कभी समुद्र हुआ करता था। तो हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक हैं उन्होंने रेगिस्तान के बीचों बीच 1 करोड़ों वर्ष पुराना कोरल रीफ खोजा है। तो बात करते हैं कोरल रीफ क्या होता है। काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कोरल रीफ क्या होता है, तो आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए आपकी स्क्रीन में जो पिक्चर दिख रही है, आपने कई बार टीवी में देखा होगा, समुद्र के अंदर इस टाइप की जो चट्टानें होती हैं इसे कोरल रीफ कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में जैसा कि मैंने बताया कि अभी तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेगिस्तान है, लेकिन काफ़ी समय पहले वहाँ पे समुद्र हुआ करता था। तो 1.5 करोड़ साल पुराना, एक्चुअली में 1.4 करोड़ ईयर्स ओल्ड जो है ये कोरल रीफ अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में वहाँ के वैज्ञानिकों ने खोजा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रीटा ओरा की न्यूज़ है। ये एक पॉप सिंगर है, काफ़ी ज़्यादा फेमस। तो अभी हाल ही में अल्बानिया के तिराना में कोसोवा आर्टिस्ट है अल्केंट पाजेगू। तो इन्होंने रीटा ओरा का एक पोर्ट्रेट बनाया है, और ये पोर्ट्रेट की खासियत ये है कि ये खाद्य पदार्थ जैसे कि गेहूँ, चावल, काफ़ी तरह के उसमें बीज है, मक्का है, दाल है, इनका इस्तेमाल करके जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये पोर्ट्रेट बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? अल्बानिया के तिराना में।
किसका बनाया गया है? रीटा ओरा का, जो कि एक पॉपुलर ब्रिटिश गायिका हैं। तो इनका आपको नाम याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हॉलीवुड अभिनेता जेसन मोमोआ हैं और इनको आपने देखा होगा, एक पॉपुलर टीवी सीरीज़ आती थी गेम ऑफ थ्रोन्स, उसमें ये थे। इसके अलावा एक्वामैन मूवी में इन्होंने अपना रोल प्ले किया था एक्वामैन का। तो ये हैं जेसन मोमोआ और इनके जो बाल थे ये काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। तो ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि हाल ही में इन्होंने पहली बार अपने बाल कटवाए हैं। और बाल कटवाए क्यों हैं? इन्होंने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल के प्रति विरोध जताने के लिए अपने बाल कटवाए हैं। ठीक है, पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंट के एक गुड कॉज के लिए इन्होंने अपने बाल कटवाए हैं, पहली बार कटवाए हैं, इस कारण से चर्चा में रहे हैं। इनका नाम है जेसन मोमोआ। इसके बाद है तेजस। तेजस क्या है? एक्चुअली में तेजस जो है ये घोड़े का नाम है। तो हाल ही में भारत के जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, ये मंगोलिया की यात्रा पे गए थे। तो मंगोलिया की यात्रा पे गए थे तो जो मंगोलिया के राष्ट्रपति जी हैं, इन्होंने श्री राजनाथ सिंह जी को एक राजसी घोड़ा उपहार में दिया है। और ये जो घोड़ा है, बताया जा रहा है कि चंगेज़ खान के नस्ल का घोड़ा है। तो ये जो घोड़ा उपहार में दिया गया है, तो इस घोड़े का नाम रखा गया है तेजस। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है? सबसे इम्पोर्टेंट तो घोड़े का नाम तेजस हो गया। दूसरी बात, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कहाँ के दौरे पे गए थे? तो मंगोलिया के दौरे पे गए थे, मंगोलिया की यात्रा पे गए थे। अब मंगोलिया गए थे तो बात करते हैं वहाँ के स्टैटिक की। तो जो मंगोलिया है वहाँ की राजधानी क्या है? वहाँ की राजधानी है उलान बातार। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी है उलान बातार, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद करेंसी क्या है? वहाँ की करेंसी है टोगरोक। टोगरोक ये करेंसी है कहाँ की? मंगोलिया की। और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने ये घोड़ा दिया है उपहार में, यानी कि प्रेसिडेंट, उनका नाम आपको याद रखना है। उनका नाम है उखनागिन खुरेलसुख। उखनागिन खुरेलसुख। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनका नाम है उखनागिन खुरेलसुख। ठीक है, तो ये आपको स्टैटिक कहाँ से याद रखने हैं? मंगोलिया से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक युद्ध पोत है जिसका नाम है तारागिरी। तो ये अत्याधुनिक युद्ध पोत है जो कि अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा ये निर्मित किया गया, इसे बनाया गया है युद्ध पोत को। और इसका नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसका नाम है तारागिरी। तो हाल ही में इसको मुंबई में लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, तारागिरी इसका नाम दिया गया है। इसके बाद जेम्स बॉन्ड की न्यूज़ है। तो जेम्स बॉन्ड किसने नहीं सुना होगा इस नाम को। तो हाल ही में जेम्स बॉन्ड की 60वीं सालगिरह पर दुनिया की सबसे बड़ी भूल भुलैया तैयार की गई है। ये तैयार की गई है रिचर्डसन एडवेंचर पार्क में, ये ज़रूर याद रखिएगा। पूछ सकता है करंट में कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी भूल भुलैया कहाँ तैयार की गई है। तो ये है रिचर्डसन एडवेंचर पार्क में, और ये दुनिया में सबसे बड़ी यहाँ पे भूल भुलैया तैयार की गई है जेम्स बॉन्ड की 60वीं सालगिरह के उपलक्ष्य पे। इसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पे संजय वर्मा जी न्यूज़ में हैं। ये क्यों न्यूज़ में हैं? तो हाल ही में ये कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त चुने गए हैं। कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे संजय वर्मा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो संजय वर्मा जी, इनका नाम तो आपको याद रखना है। अब ये कनाडा में नियुक्त हुए हैं, तो कनाडा के बारे में स्टैटिक याद रखना है आपको। ठीक है, तो कनाडा की जो राजधानी है, कैपिटल है, ये है ओटावा। कनाडा की राजधानी है ओटावा। यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी है कनेडियन डॉलर। कनेडियन डॉलर ये है करेंसी। और जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूड्यू। कौन है? जस्टिन ट्रूड्यू। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखने हैं, कैपिटल, करेंसी और प्राइम मिनिस्टर्स। इसके बाद स्पोर्ट्स से एक न्यूज़ है। यहाँ पे भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जेमिमा रोड्रिगुएज। जोजिमा रोड्रिगुएज अब ये बिग बैश लीग T20 में मेलबर्न स्टार्स के लिए खेलेंगी। तो देखिए, जिस तरह से भारत में डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है T20 का IPL, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है BBL यानी कि बिग बैश लीग। तो बिग बैश लीग में एक टीम है मेलबर्न स्टार्स, तो इसी टीम के लिए भारत की महिला क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिगुएज अब खेलेंगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बाराक ओबामा की न्यूज़ है। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं ये तो सभी को पता है।
तो इनको एमी सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं बाराक ओबामा, इनको वृत्तचित्र अवर ग्रेट नेशनल पार्क में आवाज़ देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये याद रखिएगा, एमी पुरस्कार प्रदान किया गया है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा को। इसके बाद यहाँ पे गंगोत्री से न्यूज़ है। तो देश के हिमालयी राज्य में ये नोट करिएगा कि लगभग 9,597 ग्लेशियर हैं। तो हाल ही में ये न्यूज़ दिखाई गई है कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये 1.7 किलोमीटर पीछे खिसक गया है। तो ये कंपैरिजन हुआ है 1935 से लेकर 2022 के बीच में। तो गंगोत्री जो ग्लेशियर है ये 1935 के कंपैरिजन में अगर बात किया जाए तो 2022 में अब 1.7 किलोमीटर पीछे खिसक गया है। इसके बाद है अनघा राजेश। अनघा राजेश तो ये पोषण और मेंटल हेल्थ क्षेत्र में काम करने वाली भारतीय छात्रा हैं अनघा राजेश। इनको check.org ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज़ 2022 से सम्मानित किया गया है, यानी शॉर्ट में कहा जाए तो ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज़ से सम्मानित किया गया इन्हें अनघा राजेश। कौन सा प्राइज़ है? check.org ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज़ 2022। तो इस इनाम के तहत इन्हें $1 लाख का पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद हैं देविका बुलचंदानी। तो ये ओगिलवी की नई CEO होंगी। देविका बुलचंदानी ये दुनिया की सबसे बड़ी एड एजेंसी है ओगिलवी। तो ओगिलवी की ये नई ग्लोबल CEO होंगी और ये भारतवंशी हैं, भारत से रिलेटेड हैं। तो इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देविका बुलचंदानी नाम आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं स्मृति शेष की। तो स्मृति शेष में यहाँ पे हैं KN सिंह जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका निधन जो है ये 96 वर्ष की आयु में हुआ है और इनके बारे में एक खास बात है कि ये सिर्फ 17 दिन के लिए भारत के प्रधान न्यायाधीश रहे थे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ये सिर्फ 17 दिनों के लिए। KN सिंह हाल ही में इनका 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो इनको CJI के पद पे नियुक्त किया गया था 25 नवंबर 1991 में। ये आपको याद रखना है, सिर्फ 17 दिनों के लिए थे। इसके बाद बात करते हैं एक महत्वपूर्ण दिवस की और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे पहले भी। कोई भी कंपटीशन आप ले लीजिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, ये क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। याद रखिएगा, इंटरनेशनल ओजोन डे या फिर इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर या फिर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को हर साल इसके लिए एक नई थीम या विषय चुना जाता है। इस साल की थीम है ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ये 2022 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के लिए, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो ओजोन दिवस मनाया क्यों जाता है? तो देखिए, हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो ओजोन परत है, जो कि सूरज से कई ज़्यादा हार्मफुल रेज आती हैं, उनसे हमें बचाती है। तो आप सभी को पता है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन से, जिससे इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है ओजोन परत को। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए और इस परत को संरक्षित रखने के लिए और इसके लिए जो भी प्रॉब्लम होती हैं, सिचुएशन होती हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि सबसे पहली बार कब मनाया गया था। तो सबसे पहली बार ओजोन दिवस मनाया गया था 16 सितंबर 1995 को। 16 सितंबर 1995 को विश्व ओजोन दिवस सबसे पहली बार मनाया गया था। अब जो ओजोन परत है, इससे साइंस के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपके जीके के तो ठीक है, साइंस के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ओजोन परत की खोज कब हुई थी? ये हुई थी 1913 में। फ्रांस के जो फिजिसिस्ट थे फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसेन, इन्होंने 1913 में ओजोन परत की खोज की थी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1994 में 16 सितंबर को ओजोन परत के लिए संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी और उसके बाद सबसे पहली बार इसे मनाया गया था 1995 में। और इस दिन ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1887 में एक प्रोटोकॉल आया था जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इस प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किए गए थे इसी दिन, इसलिए डेट चुनी गई 16 सितंबर की। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं यहाँ से।
इसके बाद मूव करते हैं महत्वपूर्ण एमसीक्यू की तरफ, जहाँ पे सबसे पहले हैं स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है नोवाक जोकोविच ने कितनी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है? तो इन्होंने जीता है टोटल 9 बार। फिर है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के स्वर्ण पदक विजेता अंचिता शेवली किस खेल से संबंधित है? ये आपको ये बताना है। तो ये संबंधित है भारोत्तोलन से। फिर एमसी मैरी कॉम ने ओलंपिक खेलों में कौन सा पदक जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने जीता है कांस्य पदक। फिर है हैरी केन किस देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं? तो ये कप्तान हैं इंग्लैंड की टीम के। नेक्स्ट है इस वर्ष किस देश ने फाइनलिसीमा ट्रॉफी पर कब्जा किया है? तो इसका राइट आंसर है अर्जेंटीना। फिर वर्ष 2023 में आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप किस देश में खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है ब्रुक्स हैंडरसन किस देश की दिग्गज महिला गोल्फर हैं? तो इसका राइट आंसर है कनाडा। फिर है अंजलि भागवत, ये किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं? तो इसका राइट आंसर है निशानेबाजी। नेक्स्ट है सेरेना विलियम्स ने टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23। फिर है ब्राज़ील ने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप किस वर्ष जीता था? तो इन्होंने पहली बार जीता था वर्ष 1958 में। अगला क्वेश्चन है वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये हैं सचिन तेंदुलकर। फिर हाल ही में मनोज प्रभाकर किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो इसका राइट आंसर है नेपाल। फिर वर्ष 2019 में किस खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित बैलोन डी'ओर अवार्ड जीता था? तो इसका सही जवाब है लियोनेल मेसी। फिर निखत जरीन, ये किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। फिर जुलाई 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला था? यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे पुरुषों के नाम दिए गए हैं। जो अवार्ड है ये पुरुष और महिला दोनों में दिए जाते हैं। ऑप्शन में सिर्फ पुरुष दिए गए हैं, तो उसी में से आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है प्रभात जयसूर्या। ठीक है, जुलाई 2022 के लिए अवार्ड दिया गया था प्रभात जयसूर्या को। फिर है एथलेटिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022 में 100 मीटर फर्राटा दौड़ में चैंपियन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेड किरले। नेक्स्ट है इस वर्ष फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका राइट आंसर है भारत। फिर है टेनिस स्टार डेनिल मेदवेदेव, ये किस देश के लिए खेलते हैं? आपको यह बताना है। तो यह खेलते हैं रूस के लिए। नेक्स्ट है इंग्लैंड ने कितनी बार वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी की है? तो इंग्लैंड ने टोटल 5 बार वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी की है। इसके बाद है लीग 1 किस देश की घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है? ये आपको यह बताना है। तो यह प्रतियोगिता है फ्रांस की। फिर है किस टीम के नाम सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड है? तो यह रिकॉर्ड है मुंबई के पास। नेक्स्ट है चक्का फेंक खिलाड़ी सीमा पुनिया ने किस वर्ष एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था वर्ष 2014 में। नेक्स्ट है इस वर्ष किस देश ने थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। फिर है कलिंगा स्टेडियम जो है, आपको बताना कि भारत के किस शहर में स्थित है ये? तो कलिंगा स्टेडियम है भुवनेश्वर में, यानी कि उड़ीसा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार नहीं जीता है? ध्यान से सुनिएगा, नहीं जीता पूछ रहा है। तो हार्दिक पांड्या ने अभी तक आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार नहीं जीता है। इसके बाद समान अध्ययन के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पशुधन की संख्या में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश है 3रे नंबर पे। फिर है दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसमें भी मध्य प्रदेश है 3रे नंबर पे। फिर है नौनेर में स्थापित सीमेन स्टेशन यानी कि वीर संस्थान, ये किस जिले में है? तो यह है दतिया में। फिर है देश का पहला राज्य जहां संग्रहालयों और स्मारकों में प्रवेश के लिए ई टिकटिंग की व्यवस्था की गई है, यह कहाँ है? तो यह राज्य है मध्य प्रदेश। फिर है झाबुआ जिले की कौन सी चित्रकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो यह है भूरीबाई जी। फिर वेंचर कैपिटल फंड्स योजना ये किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अनुसूचित जाति के उद्यमियों को रियायती वित्त प्रदान करने से।
फिर है असीम। असीम एक पोर्टल है, तो ये किससे संबंधित है? यह संबंधित है रोजगार से। फिर है निम्न में से कौन सी समितियां गरीबी अनुमान से संबंधित हैं? तो अलग समिति भी है, तेंदुलकर समिति भी है और लकड़ावाला समिति भी। सभी समितियां जो हैं ये गरीबी अनुमान से संबंधित हैं। फिर है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत किसी गांव को आदर्श गांव घोषित करने के लिए कौन सा मापदंड नहीं है इनमें से? तो यहाँ पे देखिए, कम से कम 70% घरों में वर्षा जल का संचयन, यह क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, यानी कि यह मापदंड नहीं है आदर्श गांव घोषित करने के लिए। फिर राष्ट्रीय विनिर्माण नीति किस वर्ष जारी की गई थी? तो यह जारी की गई थी वर्ष 2011 में। फिर अब वर्ष 2022 तक सकल घरेलू उत्पादन में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह लक्ष्य रखा गया है 25% करने का। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। फिर जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण घर में प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की जाने की परिकल्पना की गई है? तो यह रखा गया है एम 2024 तक का। फिर स्टार्स परियोजना किससे संबंधित है? तो स्टार्स परियोजना संबंधित है शिक्षा से। फिर मध्य प्रदेश में बालिकाओं के विकास के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? तो पंख अभियान प्रारंभ किया गया है मध्य प्रदेश में बालिकाओं के विकास के लिए। फिर मध्य प्रदेश में कृषि उपभोक्ताओं के लिए एक डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये जो योजना है सर्वप्रथम ये किस जिले में लागू की गई है? ये सबसे पहले विदिशा में लागू की गई है। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के तहत किस राज्य में सर्वाधिक सोलर पंप स्थापित किए जाने हैं? तो ये मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश का राइट आंसर है। देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श की स्थापना कब हुई थी? ये स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी वर्ष 1975 में। फिर निम्न में से कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियम निर्धारित करती है? तो यह है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है? तो यह है केरल का। फिर हिंदू वृद्धि दर, यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर से। फिर राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है संरचनात्मक। फिर प्रथम बार व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो सबसे पहली बार 1969 में जो व्यावसायिक बैंक है इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है? तो यह उत्पादन विधि से की जाती है। फिर वैश्वीकरण की प्रक्रिया भारत में कब प्रारंभ हुई थी? तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया भारत में प्रारंभ हुई थी वर्ष 1991 में। इसके बाद एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? सबसे पुराना शेयर बाजार है एशिया का मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। फिर है तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने का सुझाव किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो सुझाव दिया गया था प्रोफेसर कीन्स के द्वारा। फिर पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो ये सूचकांक जो है ये तैयार किया गया था सबसे पहली बार प्रोफेसर महबूब उल हक के द्वारा। इसके बाद भारत के सकल उत्पादन में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सबसे ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र का योगदान है। फिर अब भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ा कौन जारी करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि NSO ये जारी करते हैं राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े। फिर रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, इन्होंने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास की दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इनके अनुसार जो भारत की आर्थिक विकास है यानी कि GDP ग्रोथ है ये 9.4% रहेगी। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्ष 2021-22 में विकास दर 9.5% अनुमानित की गई थी, किंतु कोरोना की दूसरी लहर के कारण धीमी वृद्धि के कारण अब यह वृद्धि की दर कितनी अनुमानित की गई है फिर से? तो अब इसे 9% कर दिया गया है। 9.5% से घटा के 9% कर दिया गया है।
फिर है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत रहा है 5वें नंबर पे। फिर भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य के लिए किस अवधि के लिए चुना गया है? तो भारत को यहाँ पे 2022 से 2024 की अवधि के लिए चुना गया है। फिर कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? आपको यह बताना है। तो यह कार्य करता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। फिर स्फूर्ति मिशन किस मंत्रालय का है? तो स्फूर्ति मिशन है सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय का, यानी कि एमएसएमई मिनिस्ट्री का। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी होती है? तो यह जारी की जाती है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। फिर वर्ष 2016 में प्रारंभ प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय द्वारा कृषि को पूरक बनाने तथा प्रसंस्करण को आधुनिक बनाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो इस योजना का नाम था प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसके बाद है सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वाष्पीकरण। फिर आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है। कब नहीं बहती हैं? जब वो वस्तु जो हैं वो समान विभव पर होती हैं। फिर है GIF, इसका आशय क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। फिर है ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि प्रकाश तंतु, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। फिर संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पे किया गया था? तो यह किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। फिर भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल संबंधी विषयक उपबंध है? तो यह दिया गया है 10वीं अनुसूची में। फिर जीवक चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं तिरुत्तक देवर। फिर किस सल्तनत कालीन शासक ने सिजदा और बैबोस नामक ईरानी रीतियों का प्रचलन अपने दरबार में करवाया था? तो इसका राइट आंसर है बलवन ने। फिर निकोलस कोस्टी नामक इतालवी यात्री किस संगमकालीन शासक के समय विजयनगर आया था? तो उस समय शासक थे देवराय प्रथम। फिर है मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो इसका विकास किया गया है बाबर के द्वारा। फिर पंचतंत्र नामक पुस्तक जो है इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा तथा किस नाम से किया गया है? तो पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है अब्दुल फजल के द्वारा और इसका नाम है अनवर ए सुलैही। फिर मदद माश मुगल काल में किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? मदद माश, तो अनुदान में जो भूमि दी जाती थी इसे मदद माश कहा जाता था। फिर एशियाड स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो यह है कमलजीत संधू। फिर सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है गरीबी रेखा आकलन से। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2016 में। नेक्स्ट है निर्धनता मापन हेतु बनी लकड़ावाला समिति से निर्धनता मापन हेतु किसे आधार माना गया है? तो यहाँ पे आधार माना गया है कैलोरी को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1965 में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए सब्जियों की खेती, इसको हार्टिकल्चर लिखा गया है, तो यह जोड़ी सही नहीं है। फिर है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है कैंसर के उपचार से। फिर है मेनिंजाइटिस, ये रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है मस्तिष्क को। फिर है मीबोमियन, ये जो ग्रंथि है किस अंग में स्थित होती है? तो ये स्थित होती है आँख में। फिर है HCFC, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC। नेक्स्ट है मनुष्य में मेरुदंड में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं मेरुदंड में।
नेक्स्ट है गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, उस गैस को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मीथेन। मीथेन यानी कि CH4। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है यह असत्य है? तो यहाँ पे देखिए चांद का मुंह टेढ़ा और इसके साथ दिया हुआ शरद जोशी जी का नाम, तो ये पेयर गलत है यहाँ पे। फिर है 71वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है कोंकणी, मणिपुर व नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने से। नेक्स्ट है देश में पहली बार किस राज्य की जनता ने राइट टू रिकॉल का प्रयोग करते हुए अपने प्रतिनिधि वापस बुला लिए थे? तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। फिर है माना दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है ये? तो यह अवस्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है नेपाल हिमालय का भाग किन दो नदियों के मध्य में फैला हुआ है? तो यह फैला हुआ है काली और तिस्ता नदी के बीच में। फिर प्रथम कारखाना अधिनियम जो कि 1981 में आया गया था, ये किस वायसराय के समय लाया गया था? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड रिपन। फिर भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नेतृत्वकर्ता थे उस समय लियाकत अली। फिर भारत की जनसंख्या के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संख्या दी गई है? तो ये वर्ष है वर्ष 1921। फिर भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये शुरुआत हुई थी वर्ष 1995 में। नेक्स्ट है यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पेंडेमिक कहा जाता है। फिर है निम्न में से कौन सा खनिज हृदय की धड़कन नियंत्रित करने में सहायक होता है? तो यह है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो गुगामल राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में। फिर है भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो अधिकतम दूरी होती है 111.32 किलोमीटर की। नेक्स्ट है सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो, ये नाम है उसका, ओजस डेल सलाडो। आपको बताना कि है कहाँ पे? तो यह है अर्जेंटीना में। फिर है बेंगुएला की महासागरीय जलधारा की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो ये ठंडी जलधारा है। फिर भारत की सर्वोच्च चोटी माउंट केटू जिसे कहा जाता है, इसकी ऊंचाई आपको बताना है कि समुद्र तल से कितनी है। तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर की। फिर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया था वर्ष 1984 में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है जबलपुर में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के कौन से नेता पहले गृह मंत्री और बाद में नेहरू मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री बने थे? तो ये हैं कैलाश नाथ काटजू। अगला सवाल है पोखरण में किए गए नाभिकीय परीक्षण जो कि 1979 में किया गया था, तो इसका आधिकारिक कोड क्या था? इसको कोड क्या दिया गया था? इसका कोड दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। फिर नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस विशेषता के कारण किया जाता है? भारी जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है। फिर T-90S युद्धक टैंक जो कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम टैंक था, इसको नाम क्या दिया गया था? तो इसको नाम दिया गया था भीष्म। फिर हवाई जहाज़ में लगाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो जो ब्लैक बॉक्स है, नाम इसका ब्लैक बॉक्स है लेकिन इसका रंग होता है नारंगी। फिर है प्लेइंग द ऑड, ये जो शब्दावली है किस खेल से संबंधित है? तो यह सब संबंधित है गोल्फ से। कौन सी शब्दावली है? प्लेइंग द ऑड। किससे संबंधित है? गोल्फ से। अब आगे बढ़ते हैं कुछ खेल समाचार की ओर, जहां पे सबसे पहले है डायमंड लीग का फाइनल। तो हाल ही में ज्यूरिच में ये संपन्न हुआ है डायमंड लीग का फाइनल और नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, इस खिताब को जीत लिया है और इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। फाइनल में इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है और इस ट्रॉफी को जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। डायमंड लीग फाइनल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद बात करते हैं एशिया कप की। तो पिछले हफ्ते की न्यूज़ है एशिया कप जो कि क्रिकेट का टूर्नामेंट है, हाल ही में संपन्न हुआ है
और इस साल का टूर्नामेंट जीत लिया है श्रीलंका ने। श्रीलंका ने फाइनल में हराया है किसको? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को श्रीलंका ने फाइनल में हरा के 6वीं बार एशिया कप का टूर्नामेंट जीता है। 6वीं बार। सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट जो है एशिया कप यानी कि भारत ने जीता। भारत ने टोटल 7 बार जीता है और इसके बाद अब दूसरे नंबर पे आ गया है श्रीलंका। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो एशिया कप है। एशिया कप जो है मैंने आपको बताया था श्रीलंका में होने वाला था। श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन वहाँ पे कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे। इस कारण से ये जो टूर्नामेंट है इसको रीशेड्यूल कर दिया गया था। नई जगह पे इसे रीशेड्यूल किया गया था। और नई जगह पे बात करते हैं तो ये हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था दुबई में। ठीक है, दुबई में इस टूर्नामेंट को खेला गया था। 2022 का जो एशिया कप था। एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये T20 फॉर्मेट में खेला गया था। पहले जो टूर्नामेंट था वनडे इंटरनेशनल यानी कि 50-50 ओवर के फॉर्मेट में खेला जाता था, और अब ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाता है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा के इस साल का टूर्नामेंट जीता है एशिया कप, और टोटल श्रीलंका ने ये 6वीं बार इस टूर्नामेंट को जीता है। इसके बाद बात करते हैं US ओपन की। तो देखिए जो लॉन टेनिस होती है इसके 4 जो ग्रैंड स्लैम हैं, इसमें से है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। तो हाल ही में US ओपन संपन्न हुआ है। और US ओपन में बात करते हैं विनर्स की, तो पुरुष के एकल वर्ग में बात की जाए तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। कार्लोस अल्काराज ने जीता है इस साल का US ओपन। कार्लोस अल्काराज खेलते किस देश के लिए हैं? तो ये खेलते हैं स्पेन के लिए। इन्होंने फाइनल में हराया है नॉर्वे के कैस्पर रूड को। वहीं अगर महिला वर्ग में बात की जाए तो महिला वर्ग में एकल कैटेगरी में जीती हैं पोलैंड की ईगा स्वेतेक। और इन्होंने फाइनल में किसे हराया है? इन्होंने फाइनल मुकाबले में तुनिशिया की ओन्स जाबेउर को हराया है। तो क्या क्या याद रखना आपको? US ओपन में पुरुष एकल वर्ग में जीते हैं कार्लोस अल्कारेज, जो कि स्पेन के लिए टेनिस खेलते हैं। इन्होंने फाइनल में हराया है नॉर्वे के कैस्पर रूड को। महिला एकल वर्ग में पोलैंड की ईगा स्वेतेक ने इस टूर्नामेंट को जीता है, और इन्होंने फाइनल में हराया है तुनिशिया की ओन्स जाबेउर को। तो ये 4 नाम आपको और इनके कंट्री के नाम जरूर याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो ICC का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है हर महीने, तो हाल ही में अगस्त 2022 के अवार्ड दिए गए हैं। ICC की तरफ से अगस्त 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है, जिसमें पुरुषों में बात की जाए तो जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर है सिकंदर रजा। सिकंदर रजा को पुरुषों में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वहीं अगर महिलाओं में बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं जिनका नाम है ताहिला मैकग्राथ। क्या नाम है? ताहिला मैकग्राथ। तो इनको ICC ने अगस्त 2022 के लिए महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ प्लेयर यानी कि प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है अगस्त के लिए। पुरुषों में सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के, और महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया की ताहिला मैकग्राथ को। इसके बाद बात करते हैं फार्मूला 1 चैम्पियनशिप की, यानी कि F1 चैम्पियनशिप की, जिसमें अभी अगली रेस हुई जो कि थी इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। तो नीदरलैंड के कार रेसर हैं मैक्स वर्स्टैपेन। इन्होंने 2022 की इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है, और इस साल के चैम्पियनशिप जो चल रही है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप चल रही है, सबसे ज़्यादा पॉइंट है मैक्स वर्स्टैपेन के, सबसे आगे चल रहे हैं। तो याद रखिएगा नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। इसके बाद बात करते हैं अंडर 17 सैफ चैम्पियनशिप, जो कि एक फ़ुटबॉल का टूर्नामेंट है। हाल ही में संपन्न हुआ है। तो भारत की अंडर 17 पुरुष फुटबॉल टीम ने अंडर 17 सैफ चैम्पियनशिप का खिताब जीता है। भारत ने टूर्नामेंट के फाइनल में नेपाल की टीम को 4-0 से हराया है। याद रखिएगा अंडर 17 का सैफ चैम्पियनशिप 2022 का भारत ने जीता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के जो वनडे टीम के कैप्टन थे, वनडे यानी कि जो 50-50 फॉर्मेट का मैच होता है, तो यहाँ के कैप्टन थे एरन फिंच। इन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, वनडे क्रिकेट जो होते हैं 50-50 फॉर्मेट वाले, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। एरन फिंच ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेलते थे ये। इसके बाद बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि है ISSF यानी कि ISSF निशानेबाजी विश्व कप। तो इसकी मेज़बानी भोपाल करेगा। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इसकी मेज़बानी मध्य प्रदेश को दी गई है। तो ये जो टूर्नामेंट है ये अगले वर्ष 20 से 31 मार्च तक खेला जाएगा। कहाँ पे खेला जाएगा?
भोपाल के बिशनखेड़ी स्थित राज्य शूटिंग अकादमी ऑफ एक्सीलेंस में खेला जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन दी है मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी ने ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसा ही अगला अंक प्रकाशित हो और उसकी वीडियो है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण का भी एनालिसिस जो है ये अवेलेबल है, तो मेक श्योर उसे भी चेकआउट ज़रूर करिएगा। और आप ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसकी PDF आसानी से मिल जाएगी। और इसके साथ ही साथ जो भी दूसरे इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन न्यूज़पेपर हैं उनकी भी PDF वहाँ पे अवेलेबल है। जो भी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आती है वो वहाँ पे आ जाता है इन्फॉर्मेशन। डेली वहाँ पे GK वोकैब आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी स्टडी मटेरियल है, सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल है। तो मेक श्योर ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को टेलीग्राम पे भी जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।